largely when we talk about geography, so it is always about landforms, it is always about rainfall, it is always about soil, it is always about mountain ranges, plateau. But larger level पे ज्योग्राफी सिर्फ इतना नहीं है। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर आएगा, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल एक्चुअली आपसे ये चाहता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, इंस्टेड के जस्ट रट्टाफिकेशन, रॉट लर्निंग और बस आपने लिख दिया और बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक स्टडी से, एक थ्योरी से, एक आउटकम से पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो द फैक्ट ऑफ द मैटर। जिस ज्योग्राफी के बारे में आप सोचते हो वो क्या था, माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेटू कैसे बनता है, प्लेन कैसे बनता है, बस लोकेशन याद कर लो, मैपिंग याद कर लो। ज्योग्राफी ये नहीं है। ज्योग्राफी टॉक्स अबाउट इंटेलेक्चुअल इंटेंशंस। एनवायरनमेंट ह्यूमन को कंट्रोल करता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, डिटरमिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है, डुअलिज्म है, डाइकोटोमी है। दीज ऑल आर्गुमेंट्स आर नॉट मेकिंग sense until we doesn't have exact figures how they control. Welcome to the discussion of geography. आज की क्लास जो है इट्स गोइंग टू बी टोटली नॉलेजेबल। आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू लिसन मी केयरफुली और अपने माइंड को ओपन अप करना है। ओपन अप करना है इन व्हाट डायरेक्शन? आपको आज हम ये समझेंगे कि ज्योग्राफी लार्जरली व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, सो इट इज ऑलवेज अबाउट landforms, it is always about rainfall, it is always about soil, it is always about mountain ranges, plateau. बट लार्जर लेवल पे ज्योग्राफी सिर्फ इतना नहीं है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 1800, ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ईयर 1800, देन इन 1800 what we were observing around the world, कि there was a industrialization going on, there was formation of colonies all over the world, है ना? Britain, Portuguese, Spanish, French, everybody was going into the world and trying to occupy the other places, and that's why colonization was going. During colonization, there are only two important things. One is the sea ways. Obviously, we need to identify how we can reach to India. We need to identify how we can reach to Latin America, and so on. And another important thing was minerals, agriculture, coal. That is largely land mass. यहां से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है। किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, और मेरा रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इवन जब मैं रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके अपनी फैक्ट्रीज के अंदर फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दूं, तो वो फिर मार्केट तक पहुंचना भी चाहिए। मतलब ये हो गया कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट को जब फंड किया जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट, मान लो ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सब्जेक्ट सब फंडिंग के बाद इवॉल्व हुए हैं। इन सभी सब्जेक्ट के अंदर कुछ फंडिंग की गई होगी, उसके बाद में रिसर्च हुए होंगे, और फिर ये सब्जेक्ट हमारे पास सामने पिक्चर में आते हैं। यही प्रोसेस होता है जो एग्जीक्यूट होता है। नाउ इट कम्स टू कि जब हम इन दो पार्ट को समझना चाहते हैं, तो लार्जली आपको इन दोनों चीजों को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ज्योग्राफी। ठीक है, now you need to understand about geography, because geography will tell you which is the safe pass via ocean, how the winds will be blowing over the area, where we will be having minerals, where we have better soil so that agricultural development will be there in the world, where we can have coal availability so that we can create energy out of it. वहां उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोल की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है।
कोल पोल्यूट ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। हमें कोल चाहिए, उसको बर्न करना है, एनर्जी निकलेगी, इंडस्ट्री चलेंगे और बात खत्म हो गई। तो उस टाइम पे अगर कोई मशीनरी की डिस्कवरी कर देगा, फिजिक्स, कोई बल्ब बना देगा, लोकोमोटिव इंजन बन जाएंगे, तो आपको नहीं लगता उस बंदे की और उस सब्जेक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो लार्जरली पावरफुल लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो सोसाइटी में जब इविल रहा है, तो अच्छे लोग भी हमेशा रहे हैं। तो जब हमने यहाँ की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को देखा, तो थोड़ा हम इसी टाइम के सोशलाइजेशन को भी देखते हैं, व्हाट वाज सोशली गोइंग ऑन। नाउ यू आर स्मार्ट पीपल, यू नो व्हाट सोशली समथिंग वाज गोइंग ऑन। आपको पता है, यू आर स्मार्ट पीपल, को पता है कि सोशली क्या चल रहा था। जब सोशली क्या चल रहा था इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो हमें एक चीज पता लगती है कि सर, एक्सप्लॉइटेशन वाज गोइंग, कि एज आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड कि नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट कोल। कैसी क्वालिटी का कोल हम बर्न कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, पोल्यूशन हो रहा है कोई मतलब नहीं है, बॉन्डेड लेबर चाहिए। क्योंकि जो लेबर है जिसको आप पैसा देते हो, वो तो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड पैसे के लिए काम करेगी। हमें क्या चाहिए? बॉन्डेड लेबर। मतलब यू विल जस्ट एक्सप्लॉइट द राइट ऑफ द पीपल। उसके बाद में होता ये था कि जो आपकी इंडस्ट्रीज थी, जो आपकी फैक्ट्रीज थी, उन्हीं के आसपास में कैंपस के अंदर इनको रखा जाता था। बॉन्डेड लेबर को, जो भी लेबर काम कर रही है, उनको उसी के आसपास में रखा जा रहा है, एंड दे आर वर्किंग इन अ वेरी वेरी बैड कंडीशन। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 ईयर्स, 33 ईयर्स, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। क्योंकि वंस somebody इज गोइंग इन द माइन, वो माइन में ही काम कर रहा है, वहीं मर जा रहा है और वहीं पे उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे में कुछ जोग्राफर्स ने ये सोचा कि यार हमें क्यों नहीं ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट पे भी स्टडी करना चाहिए। सारी दुनिया ज्योग्राफी पढ़ती है, और जब ज्योग्राफी पढ़ती है तो हमेशा बातें करती है बारिश के बारे में, हमेशा बात करती है सी रूट के बारे में, हमेशा बात करती है प्लेटू प्लेन मिनरल्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, बट हम ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। सो यू टेल मी, ऐसे सिनेरियोज में जब हम 1850 तक पहुंच गए, 1860 तक पहुंच गए, डू यू थिंक इनको फंडिंग मिलेगी कि आप ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ो? व्हाट इज योर टेक? क्या इनको फंडिंग मिलेगी? नॉट एट ऑल। कौन फंडिंग देगा इनको? भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन में राजा जो है, वो चाहता थोड़ी था रेवोल्यूशन हो। उसको तो दिख रहा था उसकी प्रजा मर रही है, उसको दिख रहा था पीपल आर डाइंग, बट स्टिल those people were elite people, they were not interested at all, वो किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं थे। यहां पे भी सेम, इनको कोई फंडिंग नहीं करना चाहते। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ स्कूल ऑफ थॉट hadn't इवॉल्व हुआ ही नहीं ह्यूमन ज्योग्राफी। पर धीरे धीरे जब रेडिकलाइजेशन हुआ, सोशलाइजेशन और बढ़ा। जैसे आप 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हो ना, 1857 के रिवोल्ट में हम रेलवे एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण मानते हैं, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर गोइंग हियर एंड देयर, शेयरिंग देयर सफरिंग। कि भैया मैं भी सफर कर रहा हूं ब्रिटिश रूल से, मैं भी सफर कर रहा हूं ब्रिटिश रूल से, ये भी सफर कर रहा है ब्रिटिश रूल से, तो ब्रिटिश गंदे हैं। सेंटीमेंट ऐसे बन गए हैं। और जब सेंटीमेंट ही ऐसे बन गए हैं, तो ऑटोमेटिक सी बात है, उन सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग लोगों ने रिवोल्ट पे आ गए। तो यहाँ पे भी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी धीरे धीरे अपने स्कूल ऑफ थॉट में निकलना शुरू हुई। नाउ दोज पीपल हु आर रेड जल जैसे हो गया, है ना, काल हो गया जैसे, तो ये सब जो है, विडाल हो गया जैसे, है ना, ये सब स्मार्ट पीपल थे। उन्होंने सोचा कि यार ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, तो ऐसे तो फंडिंग नहीं मिलने वाली। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर एक प्रॉब्लम और भी है। जब आप ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे, आप क्या पढ़ोगे ह्यूमन के बारे में? ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन का कंजप्शन पैटर्न, ह्यूमन की नीड, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको एक चीज समझ आएगी कि यार यहां पे क्या हो गया है, एवरी इंडिविजुअल हैव सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर इंडिविजुअल की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम आज टोन सेट करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी क्यों आया, कैसे आया, क्या क्या सिलेबस है ह्यूमन ज्योग्राफी में, पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे मेजरली। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल की नेचर बहुत अलग होती है। तो यू कांट मेक इट साइंटिफिक इन नेचर।
है ना? जैसे साइंस क्या कहती है, साइंस ने एक रूल दे दिया, क्या रूल दिया भाई? ग्रेविटेशनल रूल दे दिया, और ये बोल दिया गया कि ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है, और साइंस ने एक यूनिवर्सल रूल दे दिया। इसको फंडिंग करना बड़ा आसान है, क्योंकि इन्होंने एक साइंटिफिक रूल दे दिया है, और ये ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगती है, और हमेशा सब जगह जाओगे सेम ग्रेविटी लग रही है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बट ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना ऐसा नहीं था। ह्यूमन ज्योग्राफी कोई साइंस नहीं है। आप एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ में साइंटिफिक तरीके से कोई अटैचमेंट ऐसा नहीं कर सकते हो। एक ह्यूमन का नेचर हो सकता है, मेरे ही बगल में एक बंदा हो जो कहता हो कि नहीं, मैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, वो रोज पेड़ लगाता है। और हो सकता है मेरा ग्रीडिश नेचर हो, मैं इतना ग्रीडी हो चुका हूं कि मैं हर रोज पेड़ काटता हूं। पॉसिबल है। आप दो ह्यूमंस को कैसे सेम कर सकते हो? क्योंकि सबकी नेचर अलग है। समबडी विल से कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, दूसरा कहता है मेरे को तो नहीं आता। आइडियली हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी में साइंटिफिक कुछ थियरीज नहीं आ रही थी, और इन लोगों के पास में चैलेंज ये था कि कोई अगर थोड़ा बहुत फंडिंग मिल भी जाए, तो दे ऑलवेज आस्क कि भैया साइंस प्रूव करो इसको। दे वर अंडर प्रेशर कि साइंस प्रूव करो। अब जब साइंस प्रूव करो ये अंडर प्रेशर थे, वहीं से एनवायरमेंटलिज्म, सोशलिज्म, बिहेवियरलिज्म, रेडिकलिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ये सब आने शुरू होते हैं। टर्म बाय टर्म समझेंगे अभी कि ये सब कैसे इवॉल्व हुए थे, क्यों इवॉल्व हुए। ऑब्वियसली पहले वाले फिनोमेना में कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, अगला फिनोमेना इवॉल्व हुआ, फिर उससे नेक्स्ट फिनोमेना, उससे नेक्स्ट आइडियोलॉजी, उससे नेक्स्ट आइडियोलॉजी, ऐसे चलता चला गया। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट देयर, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ह्यूमन ज्योग्राफी was coming into the picture. Now people were believing कि यार हमें ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस डेफिनेटली करना तो चाहिए। तो फ्रॉम देयर ह्यूमन सिस्टम स्टार्टेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझी गई, 1900 का टाइम जो है, उसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टडीज हो रही थी, उसके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस आना शुरू हुए। जैसे कि, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो एज एन इंडिविजुअल वन पर्सन इज स्टडिंग अबाउट अरावली, ठीक है? आप और मैं मिलके वी वेंट टू अरावली, और अरावली में जाके हम रिसर्च कर रहे हैं। हमें अरावली के अंदर रिसर्च करके ये पता लगता है इन द टाइम ऑफ 1900 कि अरावली विल सर्वाइव एटलीस्ट 500 इयर्स मोर। ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेंथ इतनी है माउंटेन्स की, ना, माउंटेन की स्ट्रेंथ इतनी है, माउंटेन की जो जो आपका कॉम्पोजिशन है वो ऐसा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, वहां का क्लाइमेट ऐसा है, इससे हमें ये पता लगा कि दे कैन सर्वाइव फॉर अनदर 500 इयर्स। बट व्हाट हैड हैपेंड? आयुष, तपस्विनी, रहीम, है ना, ये सब, कपिल भारद्वाज, दे ऑल वेंट देयर एंड दे स्टार्ट स्टडीइंग, एंड वी कंक्लूडेड कि हमें 500 साल तक अरावली देखने को मिलेगा। बट व्हाट हैड हैपेंड? आफ्टर 30 इयर्स वी गेट टू नो कि अरावलीज आर ऑलमोस्ट वेनिस्ड, है ना, ऑलमोस्ट वेनिस्ड। तो हम जब देखेंगे कि यार अरावली कहाँ गए, तो हमें ये पता लगा कि सर, देयर इज अ वर्ड कोटा स्टोन विच इज यूज्ड बाय एवरीबडी इन देयर होम। There is a word named as कोटा stone which is used by everybody at their home. सब अपने घरों में कोटा स्टोन का यूज कर रहे हैं। जब हर कोई अपने घरों में कोटा स्टोन का यूज कर रहा है, तो आप समझोगे यार दिस इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। उसकी वजह से अरावली को कट करके निकाल के ले गए, जो 500 साल हम सोच रहे थे 30 इयर्स हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे अगर किसी लैंडफॉर्म के बारे में भी पढ़ना है, तो भी मुझे ह्यूमंस के बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम और आप ये खुश हो रहे हैं कि चलो कोल वगैरह हम बर्न कर रहे हैं, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट है ब्राजील के अंदर, वो हमें बचा लेंगे। एंड वी गेट टू नो कि ब्राजील ने अमेज़न फॉरेस्ट को ही कट करना शुरू कर दिया। वी गेट टू नो कि ब्राजील ने अमेज़न फॉरेस्ट को ही कट करना शुरू कर दिया। अगेन बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। सो ओवरऑल कंक्लूजन इज, द ओवरऑल डिस्कशन इज कि यहां पे क्या हो रहा है, आपका ह्यूमन का धीरे धीरे इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है। एंड इफ यू विल ऑब्जर्व वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द पॉपुलेशन ग्राफ, then from 1800 to 1900,
It took around 100 years to add 1 billion population into the world. But nowadays, it just takes 12 to 13 years to add another 1 billion into the population. अब आप सोचो कि ह्यूमन कितने नंबर पे बढ़ रहा है. It took around 100 years to add 1 billion population in the world. It is just taking 12 to 13 years to add another 1 billion into the population. 12 से 15 साल. There it was taking 100 years. So you don't think so कि human interruption will further increase? Not increased, I will say intensified. ठीक है ना? Human impact got intensified. And from there, मतलब since 1900, it becomes very, very important for human geographers to study about human geography. Because the physical geography no more is relevant if we are not studying human geography. अगर हम human geography नहीं पढ़ रहे हैं, तो physical geography actually relevant नहीं है. It doesn't have any mean at all. इसका कोई भी मतलब नहीं है फिर. कोई भी मतलब नहीं है. तो ये चीज हमें नजर आती है. And from here, the things starts happening. From here, human geography becomes too much important. ठीक है? Human geography becomes too much important. Getting it? So largely, do you agree as of now कि सर यस सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी से काम चलेगा. एज एन एस्पिरेंट फॉर सिविल सर्विसेज, देखो आप वो कहते हैं ना कि व्हेन यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, तो ऑब्वियसली कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है. बहुत सारे लोगों का क्वालिफाई हुआ, सैड स्टोरी गुड स्टोरी सब होता है. बट आई एम सेइंग कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, जब रिजल्ट आता है उसके एक दिन पहले ऐसा तो है नहीं कि एक दिन पहले ये बंदा उस क्वालिटी पे नहीं है आईएएस बनने के और एक दिन बाद ये क्वालिटेटिव हो गया है. ये तो बस लिस्ट आई है. वो आईएएस तो पहले ही बन चुका है ना बंदा. उसने अपने फीचर्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, अपनी बिहेवियर को उस तरीके से डेवलप कर लिया जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट. एंड देन द पर्सन बिकम सिविल सर्वेंट आफ्टर फाइंडिंग द नेम इनटू द लिस्ट. आफ्टर फाइंडिंग नेम इनटू द लिस्ट. बट उससे पहले उसने क्वालिटी डेवलप की. सिमिलरली यू आर ऑल्सो स्टडिंग टू मच. अब आप मुझे एक बात बताओ. अब आप ये चीज आराम से सोच पा रहे हो. अगर आप एग्जामिनर होते और आप यूपीएससी का एग्जाम में पेपर सेट कर रहे होते या चेक कर रहे होते, आपको ऐसा नहीं लगता कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग more question about how rainfall used to happen, how Himalayas got formed, I must ask to you how behavioralism as an approach is working for the development of nature. आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट को ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए? हाउ ह्यूमन पॉपुलेशन और द टूरिज्म इज डिटरमाइनिंग द लैंडस्लाइड इनटू द हिमालयाज इंस्टेड ऑफ आस्किंग द स्टैटिक क्वेश्चन कि हिमालयाज बने कैसे. आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप बताओ. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फर्स्ट? ऑब्वियसली एक सिविल सर्वेंट से ये वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए. क्योंकि एक सिविल सर्वेंट जाके उस एरिया को एडमिनिस्टर करेगा और ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड how to tackle the impact of the population over the certain region. That's why somebody must be aware about humanistic aspect of geography, not solely the physical geography. And that's why today I am directly advising you. Directly I am advising you. If you want to fetch more marks, I am just telling you on my experience basis. If you want to fetch more marks, you have the paper 1 with you, and the paper 1 have section A and section B. You have to attempt 2 questions at least from section A and 2 questions at least from section B. One question is your choice. कहीं से भी attempt कर सकते हो. I would recommend it to attempt from section B. मैं आपको recommend करता हूं कि आप section B से attempt करो. यहां आपको ज्यादा marks मिलेंगे. स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, वो गलती यही करते हैं कि जो स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट करते हैं ना, आप देख रहे हैं उनके पेपर 1 में मार्क्स कम हो. उसका कारण क्या है?
इसका कारण ये है कि आप अपनी जो अप्लाइड ज्योग्राफी है, अप्लाइड जो नॉलेज है, वो आप पेपर 1 के सेक्शन ए में नहीं दिखा सकते। ऑल्दो आई विल मेक यू मास्टर ऑफ इट एज़ वेल, बहुत, बट I will recommend you to attempt 3 questions out of it. So today what we are starting the human geography. You will be attempting, keep this in mind, you will be attempting 3 questions out of it, and 3 questions means 150 marks. And we will try our best to get at least 100 plus over here out of 150. And we can do that easily. अगर हम बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, एक इंटेलेक्चुअल थॉट रखते हैं, तो हमारे पास आराम से 100 प्लस यहाँ से आ जाएंगे। देन रेस्ट ऑफ दी आपका जो पार्ट होगा, उसमें आप यहाँ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 100 के, अगर यू आर गेटिंग 50 मार्क्स भी इवन आउट ऑफ इट, तो आपके 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, पेपर 2 इज कंपैरेटिवली इजी, उसमें आपको आराम से 150 आ जाएंगे, आप 300 में आराम से पहुंच जाओगे। दिस मस्ट बी द स्ट्रेटेजी दैट आई एम एडवाइजिंग यू। रेस्ट तो भाई आपकी चॉइस है, आप वहां पे बैठ के भी देखोगे डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन तरीके से अगर एडवाइस करूं, तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी से ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि उसमें डायनामिज्म ज्यादा ऐड कर सकते हो आप, उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक, लेट अस सी हाउ ह्यूमन ज्योग्राफी एक्चुअली इवॉल्व्ड ओवर द टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक चीज पता लगी फ्रॉम हियर कि यार व्हाई ह्यूमंस आर नाउ प्लेइंग अ रोल इनटू द ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड आई थिंक नाउ यू आर अवेयर कि व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व ह्यूमंस while studying about geography. Earlier, and even those people who are just studying geography in GS, कभी भी, ठीक है, वो कभी भी ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि हमें ह्यूमन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस है तो है क्यों। ठीक है, अगर हमें ह्यूमन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस है तो है क्यों। ठीक है, so let's come to the human geography, and we will be talking about perspective in human geography. Let us first see the syllabus. ठीक है, पर्सपेक्टिव मतलब हमारे अपने थॉट्स क्या हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी मींस हमारे अपने थॉट्स क्या हैं, हमारा अपना प्रोसेस क्या है, हमारे अपने आउटकम्स क्या हैं, ये हमारे पर्सपेक्टिव होता है। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट एनीथिंग, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट फेमिनिज्म? ऑब्वियसली यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मस्ट बी देयर, बट इट शुडंट बी लाइक कि हम वुमेन्स को बहुत ज्यादा फेवर करें और मैन को कम करने लग जाए। देयर मस्ट बी इक्वलिटी, ये एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, और पर्सपेक्टिव अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। So here in perspective in human geography, we will be just talking about the ideas, how they get evolved, और ये areal differentiation, regional synthesis, dichotomy, dualism, ये 14 ideas हैं जो perspective के फॉर्म में डेवलप हुए। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, जैसे किसी भी ज्योग्राफर ने जब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, ऑब्वियसली दैट ज्योग्राफर गेट टू नो क्या रेनफॉल इज हैपनिंग हियर इन इंडिया, will also be happening in the same pattern in Malaysia, will also be happening in the same pattern in Iran, will also be happening in Pakistan with the same pattern। मतलब उसने ये देखा कि यार ठीक है ये पैटर्न हुआ, बट उसने जब ये जाके देखा कि जो मैं बात कर रहा था वो प्रैक्टिकली ट्रू नहीं है। Why? If you will compare the vast landmass of India itself, which is approximately 32 lakh square kilometer area, you will see we have the Thar Desert, and we also have the northern plains. We also have a Meghalaya who is receiving highest rainfall in the world. In the contrary, we have Jaisalmer, where annually 10 to 20 centimeter of rainfall even becomes difficult. So what is this? This is actually areal differentiation. You don't think so? मैं किसी भी चीज को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकता, जैसे वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती है। दैट्स ग्रेट आयुष। तो अब क्या होगा, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती है, और अगर वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती तो वी मस्ट स्टडी अबाउट एरियल डिफरेंशिएशन। हमें एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, हमें हर एरिया के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, एंड फ्रॉम हियर द थॉट्स स्टार्ट इवॉल्विंग अबाउट एरियल डिफरेंशिएशन। नाउ वन बाय वन वी विल सी कि भाई एरियल डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या हुआ, क्यों इमर्ज हुई ये थॉट। इमर्ज होने का सिंपल सा कारण है कि हमारे पास एवरी रीजन इज हैविंग यूनिक प्रॉपर्टी, लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि भाई व्हाई मेघालय इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जैसलमेर, क्यों है अलग अलग, why these two are different? Obviously sir, their regional characteristics, so we must regionally study both of them। हमें दोनों को स्टडी करना पड़ेगा।
अर्ली जोग्राफर दे नोटिस की हर एक रीजन की अपनी यूनिकनेस है, तो उस यूनिकनेस को एक्सप्लेन करना जोग्राफर्स का काम है। एक एरिया दूसरे एरिया से, एरियल डिफरेंशिएशन कह रहा है वन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर, वन एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एक एरिया दूसरे एरिया से बिल्कुल अलग है, ये एरियल डिफरेंशिएशन कहता है। तो हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी? वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोथ द थिंग्स, द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एरिया एंड द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द एरिया, हम दोनों को पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ूं तो मैं देखूंगा मेघालय में ज्यादा रेनफॉल होता है और पैडी कल्टीवेशन के लिए मुझे ज्यादा ज्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, इस थ्योरी के हिसाब से वहां पैडी कल्टीवेशन होना चाहिए, बट नहीं होता। फिर मैंने देखा कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये ऐसे रीजन है जहां रेनफॉल ज्यादा नहीं होता, तो ज्यादा नहीं होता तो एटलीस्ट यहां तो वो क्रॉप हम ग्रो ही नहीं कर सकते जो कि बहुत वाटर इंटेंसिव है। बट देन हमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा राइस यही कल्टीवेट किए जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ फिजिकल चीजें पढ़ लोगे उससे काम नहीं चलेगा, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट को भी, कैरेक्टर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बोथ आर इंटरेक्ट, द फिजिकल एंड द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक दूसरे से कंपैरेटिव स्टडी आएगी और ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तब आउटकम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, केरला इज डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, केरला इज डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान। हाउ केरला इज डिफरेंट फ्रॉम राजस्थान? क्लाइमेट डिफरेंट, culture different, population different, agriculture different. The core idea says कि ज्योग्राफी स्टडीज रीजनल यूनिकनेस, ठीक है, ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, कैरीड आउट करते हैं रीजनल यूनिकनेस। हम हर रीजन के ऊपर फोकस करते हैं कि हाउ रीजनली द एरिया इज यूनिक, द कल्चर इज यूनिक, पॉपुलेशन इज यूनिक। लेकिन जब हम एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होते हैं तो क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है, सर बाय दैट वे इफ वी विल स्टडी ईच एंड एवरी रीजन इट बिकम्स वेरी बल्की। भाई केरला के अंदर अगर हम, तमिलनाडु के अंदर अगर हम, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा और ऐसे पता नहीं कितने रीजनल डिवीजन वर्ल्ड के हो सकते हैं, तो अगर हम इनको स्टडी करना शुरू करेंगे इट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एरियल डिफरेंशिएशन एज एन अप्रोच, एज एन आइडिया अच्छा है, अपने आप में सोचने में अच्छा है कि हाँ एरिया वाइज डिफरेंट है लोग, पॉपुलेशन अलग है, फिजिकल ज्योग्राफी अलग है, रेनफॉल अलग है, माउंटेनियस रीजन अलग है, फ्लैट प्लेन एरिया, ये सब चीजें हैं, बट स्टिल इट इज वेरी कम्बरसम टू स्टडी एरियल डिफरेंशिएशन। उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि एरिया तो इतने सारे डिफरेंशिएटेड होंगे कि हम उसका आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे। एरियाज मेरे इतने सारे डिफरेंशिएटेड होंगे कि हम उनका आइडिया ही नहीं लगा पाएंगे। सो एरियल डिफरेंशिएशन इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। एरियल डिफरेंशिएशन कुछ वैसा है जिसके ऊपर हमें काम करना है, लेकिन हम उसको काम को ऐसे नहीं कर सकते, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो हम क्या करें, हम रीजनल सिंथेसिस करना शुरू करते हैं फिर। मतलब हमें पता लग जाता है कि यार एक एक यूनिट्स में तो आपका क्या होगा, रीजनल सिंथेसिस करना पड़ेगा, एरियल डिफरेंशिएशन से बात नहीं बनेगी। हालांकि इससे एक और प्रॉब्लम भी आती है जो कि ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट में ही होती है। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजुडाइस? एनीबॉडी विल टेल मी? प्रेजुडाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइस? प्रेजुडाइस का मतलब क्या होता है? देखो प्रेजुडाइस का मतलब एक्चुअली होता है लाइटर वर्जन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लाइटर वर्जन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज द लाइटर वर्जन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का लाइटर वर्जन होता है प्रेजुडाइस, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का लाइटर वर्जन होता है प्रेजुडाइस, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन का लाइटर वर्जन है प्रेजुडाइस। सो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि अगर प्रेजुडाइस बड़े लंबे टाइम तक चलता रहे तो वो डिस्क्रिमिनेशन में लीड कर जाता है। तो आपको नहीं लगता जब हम एरियल डिफरेंशिएशन देखेंगे और लोगों को डिफरेंशिएट करके स्टडी करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे प्रेजुडाइस जो है दे विल बिकम डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप्स, है ना, they will become discriminatory later on. The people are doing agriculture or the services. The state is rich or the poor.
लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मोर और लेस, स्किन कलर इज व्हाइट और डार्क, ये धीरे धीरे क्या कर देगा, प्रेजुडाइज से डिस्क्रिमिनेशन को लीड करता है। दैट्स व्हाई हमें उसको यूनिफाई भी करना पड़ेगा। तभी तो इवन कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे आप देखोगे वी हैव फेडरलिज्म बट स्टिल वी हैव स्ट्रॉन्ग सेंटर, दिस इज देयर। सो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। सो रीजनल सिंथेसिस कहता है कि merely आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस वाज नॉट इनफ। एरियल डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया, सिर्फ डिफरेंसेस देख लिए हमने, ये एरिया अलग है, वो एरिया अलग है, ये डिफरेंट वहां है, ये डिफरेंट वहां है, तो हमने merely आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस, दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। इससे क्या फायदा होगा हमें? इंस्टेड व्हाट रीजनल सिंथेसिस सेज, रीजनल सिंथेसिस सेज कि हम कैसे कुछ एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं टू क्रिएट अ रीजन। भाई इंडिया पाकिस्तान से अलग है, पाकिस्तान ईरान से अलग है, ईरान सऊदी अरेबिया से अलग है, सऊदी अरेबिया यूएई से अलग है, अलग अलग है। तो इतने सारी स्टडी करने की बजाय अब हमें ये समझना पड़ेगा कि उस रीजन को हम सिंथेसाइज कैसे कर सकते हैं, कंबाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक रीजन को। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम करेंगे कुछ क्लाइमेट को, रिलीफ को, सॉइल को, इकोनॉमी को, कल्चर को, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करके एक रीजन बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि लार्जरली हम बोलते हैं ना ट्रॉपिकल रीजन, मतलब एक ऐसा रीजन जिसके अंदर बारिश भी ठीक ठाक होती हो, सनलाइट भी ठीक ठाक आती हो, तो हमने लार्जर एक रीजन बना दिया ट्रॉपिकल रीजन। आप पढ़ते तो हो साउथ एशियन रीजन, व्हाई वी आर गिविंग इट नेम ऑफ साउथ एशियन रीजन, क्यों है ये रीजन, ये रीजन ही क्यों है? क्योंकि हमने ये देखा है कि साउथ एशिया के जो स्टेट्स हैं उनकी एक कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे उनको डील करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग सम सिमिलैरिटी, सो वी हैव अ रीजन ऑफ साउथ एशिया। ठीक है ना, वी हैव रीजन ऑफ साउथ एशिया। तो रीजनल ज्योग्राफी का मतलब होगा, रीजनल सिंथेसिस का मतलब होगा कि वी आर कंबाइनिंग द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्राइंग टू मर्ज them, whether it is on the basis of culture, physical aspect, economical aspect, whatever, political aspect and so on। जैसे हमने क्या किया, गंगा प्लेन इज नॉट जस्ट अबाउट फर्टाइल सॉइल, इट्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ रिवर, इट्स अबाउट एग्रीकल्चर, इट्स अबाउट डेंस पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, ये सारा गंगा प्लेन के अंदर सेम। इसीलिए तो हमने गंगा प्लेन रीजन एक रीजन बना दिया, सबके वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, फ्लैट ट्रांसपोर्टेशन, कल्चरल एस्पेक्ट सेम है, पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी सेम है, रिवर एक्टिविटी सेम है, तो ये सारी चीजें सेम हैं, तो यही आउटकम हमें देखने को मिलती है। So largely what we talk about, the core idea is geography studies integration of phenomena। ज्योग्राफी क्या स्टडी करता है, इंटीग्रेशन ऑफ फिनोमिना, कि एक जगह कुछ हो रहा है, दूसरी जगह कुछ हो रहा है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है, यही रीजनल सिंथेसिस है। और क्यों करना है, ये थॉट इसलिए आगे बढ़ा है कि आपका एरियल डिफरेंशिएशन ने हम सबको अलग अलग यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, एंड दिस वे इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, इस तरीके से हम इसको स्टडी नहीं कर सकते, इस तरीके से हम किसी भी स्टडी के रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो आइडियली वन व्हाट शुड डू, वन शुड फोकस अपॉन सिंथेसिस ऑफ इट, वन शुड फोकस अपॉन रीजनल सिंथेसिस ऑफ इट। ठीक है, अब रीजनल सिंथेसिस की हमने बात कर ली। व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट रीजनल सिंथेसिस, तो यहां पे एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। क्या आर्गुमेंट स्टार्ट होती है, एक आर्गुमेंट स्टार्ट होती है कि ज्योग्राफर डिसएग्रीड अबाउट हाउ द ज्योग्राफी शुड बी स्टडीड। अब दो पार्ट डिवाइड हो गए हैं, एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ा, अलग अलग पैचेस डिवाइड हुए, फिर उनको सोचा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं इनको मर्ज कर दिया जाए, तो रीजनल सिंथेसिस का थॉट आया। और नाउ सम ज्योग्राफर स्टार्ट सेइंग, भैया जब ऐसा ही आना है तो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ ही क्यों रहे हो, आप सिस्टमेटिक ज्योग्राफी ही पढ़ लो ना। आप वही, हम शुरू में ही ऐसा पढ़ रहे थे कि भैया पूरा वर्ल्ड को एक मानो और उसका कुछ फिनोमिना को स्टडी कर लो। आपने बोला नहीं, हम तो रीजनल सिंथेसिस करेंगे, हम तो एरियल डिफरेंशिएशन करेंगे। आप एरियल डिफरेंशिएशन पे जाओगे तो एरियल डिफरेंशिएशन यू स्टार्ट स्टडिंग, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली आपने उसको भी रीजनल सिंथेसाइज करना पड़ा। तो अगर आपको करना पड़ा तो व्हाई यू आर मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट स्टडी अबाउट सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, आपने सिस्टम ही तो बनाया है, सिस्टमेटिक पढ़ लो। तो यहाँ पे रीजनल वर्सेस सिस्टमेटिक ज्योग्राफी आ गया।
दिस इज नोन एज डाइकोटोमी। डाइकोटोमी ये कहती थी कि या तो ये आइडिया एग्जिस्ट करेगा या ये आइडिया एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। एक थॉट प्रोसेस आया स्कूल में, ज्योग्राफिकल थॉट्स में, कि भाई आप क्या करो, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक, इस ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करो। सम पीपल सेज कि सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पढ़ो, सम स्टार्ट सेइंग कि रीजनल ज्योग्राफी पढ़ो। तो आप ये सोचो कि क्या कभी भी कोर आइडिया एग्जिस्ट कर सकता है? मतलब या तो ये या ये। भाई ऐसा भी है, मैंने मान लिया कि हमने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, हमें रूल्स बनाने चाहिए, हमें यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए, एक स्टडी से हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, बहुत अच्छी बात है, सिस्टमैटिक है। लेकिन प्रैक्टिकली तो रीजनलिज्म भी जरूरी है। एक स्टडी से, एक थ्योरी से, एक आउटकम से इस पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज ऑल्सो द फैक्ट ऑफ द मैटर, एंड इफ इट इज ऑल्सो द फैक्ट ऑफ द मैटर, देन हमें रीजनलिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता था डाइकोटोमी, डाइकोटोमी मतलब इनमें से कोई एक। दूसरा कहता था डुअलिज्म, भाई दोनों ही पढ़ लो ना, जहां सिस्टम से काम चल रहा है चला लो, जहां प्रॉब्लम आती है वहां रीजनल ज्योग्राफी पढ़ लो। जहां सिस्टमेटिक से काम चल रहा है आप उसको चलाओ, और जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है वहां पे क्या कर लो, आप रीजनल ज्योग्राफी पढ़ लो। तो इसी बेसिस पे एक और आउटकम नजर आती है हमें। एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी जाए या ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी जाए, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हियर यू विल एग्री ना, आपको नजर आ रहा डाइकोटोमी कहेगी या तो फिजिकल या ह्यूमन, आपको पता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यू नो दैट कि बोथ आर इंपॉर्टेंट, फिजिकल ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप फिजिकल वर्सेस ह्यूमन कहते हो तो यू मस्ट फोकस अपॉन डुअलिज्म, नॉट डाइकोटोमी। आप वर्सेस के अंदर ऐसा नहीं कह सकते कि ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि दिल्ली वर्सेस मुंबई एक ही जीतेगा। डुअलिज्म इज देयर, ये स्टडी की बात है, स्टडी में दिल्ली की भी स्टडी होगी और मुंबई की भी होगी। जब जिसकी नीड होगी उसकी स्टडी हो जाएगी, जब जिसकी नीड होगी उसका एग्जाम्पल यूज हो जाएगा। तो डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म की थॉट में ये था, डाइकोटोमी कहता है कि कोई एक थॉट, स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करेगा, डुअलिज्म कहता है कि दोनों ही एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट टेक टेंशन अबाउट इट, ठीक है ना। डाइकोटोमी कहता है कि आपका कोई एक एग्जिस्ट करेगा, डुअलिज्म कहता है कि भैया दोनों ही आ सकते हैं, जब भी नीड जैसे होगी वैसे स्टडी कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। फिर एक और थॉट आता है, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। ये बहुत अलग स्कूल ऑफ थॉट था, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपसे पूछूं अगर, ठीक है ना, मैं आपको टाइम दूंगा सोचने का, सारे लोग सोचो ना, अपनी आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया करो, जब आर्ग्यूमेंट डेवलप करोगे ना आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे निकल के आएंगे और ऐसे ही मार्क्स बढ़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि हु इज सुप्रीम, नेचर और ह्यूमन, ठीक है, थिंक अबाउट इट। ठीक है, अपने मन में, आई एम गिविंग यू 2 मिनट, इट्स 10-12, ठीक है ना। हम किस पे बात करेंगे, 10-15, ठीक है। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स, थिंक अबाउट इट। हु इज सुप्रीम, नेचर वर्सेस एनवायरमेंट, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। नेचर वर्सेस ह्यूमन, हु इज सुप्रीम, बताओ सोच के। सोचो इसके बाद, नेचर वर्सेस ह्यूमन, हु इज सुप्रीम।
नेचर itself is for life and without life nature is useless. बाकी लोग, बाकी लोगों का क्या मानना है भाई? Only Ayush have some thoughts, nobody else have some thought. बाकी सबका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है. आयुष का मानना है कि इट इज द ह्यूमन जो कि डेकोरेट करता है नेचर को, एंड ऑल्सो इट इज द ह्यूमन हु सेव द नेचर. अब देखो आयुष, जब आप ऐसी थॉट रखते हो, श्वेता का कहना है नेचर इज सुप्रीम, ऑब्वियसली. एक बार आयुष की थॉट पे देखते हैं और फिर श्वेता की थॉट पे भी देखते हैं. आयुष का कहना है कि इट इज द ह्यूमन हु डिटोरेट एंड इट इज द ह्यूमन हु सेव द नेचर. आयुष, ऐसा नहीं होता कि मेरे सामने कोई है, आई विल स्टैब देम and then we'll admit them into the hospital and I will be the survivor. I will be the hero. No. Do you really think अगर नेचर में ह्यूमन नहीं होंगे तो नेचर खत्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है. तो फिर ह्यूमन कैसे हुआ कि वो सेव करता है नेचर को? और अगर नेचर नहीं हुई तो ह्यूमन खत्म हो जाएगा? यस, हो जाएगा. हो जाएगा. तो मतलब आइडियली यहां पे क्या आता है, एक आर्ग्यूमेंट आता है. बहुत सही आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपके आर्ग्यूमेंट को गलत नहीं बता रहा, मैं उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगा. जैसे श्वेता ने बोला नेचर इज सुप्रीम, मतलब जो मैंने आर्ग्यूमेंट अभी दिया उस हिसाब से तो लग रहा है नेचर इज सुप्रीम. बट नेचर भी सुप्रीम नहीं है. कैसे नहीं है मैं बताता हूं अभी. प्रोसेस क्या कहता है, डिटर्मिनिज्म क्या कहता है. डिटर्मिनिज्म कहता है कि इट इज नेचर. डिटर्मिनिज्म टॉक्स लाइक श्वेता. ठीक है, डिटर्मिनिज्म जो है वो श्वेता की तरह बात करता है. और ये कहता है कि डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि नेचर ही सब कुछ डिटरमाइन करती है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं. हम तो वैसे ही खुश हो रहे हैं, वैसे ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं. इट्स डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म क्या कह रहा है आपको? डिटर्मिनिज्म का मतलब सिंपल सी बात यही है कि नेचर विल डिटरमाइन एवरीथिंग. नेचर ही सब चीजों को डिटरमाइन करती है. ठीक है. तो एक्चुअली लार्जर लेवल पे डिटर्मिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन. डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन याद है आपको? फिटेस्ट विल सर्वाइव. तो वो भी तो यही कहता था कि नेचर डिटरमाइन कर रही है, नेचर ने जिसको मारना है मार देगी. तो समव्हाट डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन ये कह रहा था कि भाई चीजें इवॉल्व होती हैं जब नेचर चेंज होती है, आदमी इवॉल्व होता है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, स्पीसीज इवॉल्व होते हैं. इन्होंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिया. डिटर्मिनिज्म ने बोला कि भैया नेचर ही डिसाइड करती है कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं. डार्विन की थ्योरी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग था. डार्विन ये कह रहा था कि हम इवॉल्व करते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम इवॉल्व कर जाते हैं. डिटर्मिनिज्म में क्या हो गया कि नेचर डिटरमाइन करती है. वर्सेस पॉसिबिलिज्म में क्या है, पॉसिबिलिज्म में ये होता है कि ह्यूमन अपनी पॉसिबिलिटीज को खुद एक्सप्लोर करता है. और ये भी फैक्ट है. नेचर हमारी गोद में लाके हमारे पेट में सीधा खाना थोड़ी दे देती है. एग्रीकल्चर किसने किया है? ह्यूमन ने किया है. तो पॉसिबिलिज्म हुआ ना, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच हुई ना. ह्यूमन भी तो अपने नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन ह्यूमन ने उसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया. बाकी सारे ऑर्गेनिज्म ने नहीं किया ना, ह्यूमन ने एक्सप्लोर किया. पॉसिबिलिज्म इज देयर. तो डाइकोटोमी कहती है कि डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म होगा. डुअलिज्म कहता है कि दोनों ही चीजें, नेचर भी डिटरमाइन करती है, पॉसिबिलिज्म भी डिटरमाइन करता है, ह्यूमन भी पॉसिबिलिस्टिक वे में काम करता है. तो लार्जर लेवल पे क्या हो गया, एनवायरनमेंट कंट्रोल्स द ह्यूमन और ह्यूमन हैव द चॉइसेस, या ह्यूमन हैव कंट्रोल द एनवायरनमेंट. दो आर्गुमेंट आ गए यहाँ पे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है या एनवायरनमेंट ह्यूमन को कंट्रोल करता है. एनवायरनमेंट ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा है या ह्यूमन की अपनी चॉइसेस हैं, इसके ऊपर बात. एनवायरनमेंट ह्यूमन को कंट्रोल करता है या फिर ह्यूमन की अपनी चॉइसेस हैं,
इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है। द कोर आइडिया इज अगेन ज्योग्राफी डेवलप्ड थ्रू इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। आप समझ रहे हो? कैन यू सी नाउ द डिफरेंट टेक्सचर ऑफ ज्योग्राफी? मतलब जो ज्योग्राफी हम सोचते हैं, यहां ज्योग्राफी ही कुछ अलग है। जिस ज्योग्राफी के बारे में आप सोचते हो वो क्या था? माउंटेन कैसे बनते हैं, प्लेटो कैसे बनता है, प्लेन कैसे बनता है, बस लोकेशन याद कर लो, मैपिंग याद कर लो। ज्योग्राफी ये नहीं है। ज्योग्राफी टॉक्स अबाउट इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस। घंटों की डिस्कशन हो सकती है ज्योग्राफी पे। ह्यूमन अडॉप्टेशन एज पर द नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन अडॉप्शन एज पर द नेचुरल एनवायरनमेंट। यस, ये भी होता है। मतलब पॉसिबिलिज्म भी है और आपका एनवायरमेंटलिज्म भी है, डिटर्मिनिज्म भी है। नेचर डिटरमाइन करती है। अगर एक्सट्रीम लेवल चला जाएगा तो नेचर डिटरमाइन करेगी। लेकिन जब आप पॉसिबिलिज्म पे बात करोगे तो पॉसिबिलिस्टिक वेज के अंदर हम बात करते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज ह्यूमन डिटरमाइन करता है। ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स जो हमें डाइकोटोमी वर्सेस डुअलिज्म में देखने को मिलेंगे। फिर एक वर्ड आता है एनवायरमेंटलिज्म। एनवायरमेंटलिज्म जो है वो भी लार्जर लेवल पे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे ही चल रहा था। एनवायरमेंटलिज्म थॉट ऑफ प्रोसेस लार्जर लेवल पे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे ही चल रहा था। एनवायरमेंटलिज्म में ये माना गया कि एनवायरमेंट कंट्रोल्स द ह्यूमन। अब आप ये सोचोगे कि सर जब हमारे पास पॉसिबिलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक आर्ग्यूमेंट हुआ और हमने सोचा कि डुअलिज्म एग्जिस्ट करता है, तो फिर एनवायरमेंटलिज्म क्यों? तो आप इसको कुछ हमारी सोसाइटी के बैड फेथ्स जो होते हैं उनसे समझना। ठीक है, मैं आपको बताता हूं बैड फेथ क्या होता है। कैसे कई बार हमारा जो एप्रिसिएशन है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सती जब हुआ करता था, ठीक है, जब सती होता था एज अ प्रैक्टिस, तो उसमें होता ये था कि जो अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वुमेन को, उसकी वाइफ को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता। और उसके बाद इसको प्रेज करते थे कि यार ये देवी का रूप ले लेती हैं, एंड हु एवर विल कम हियर विल डोनेट सम मनी एंड विल आस्क फॉर एनी विश, वो फुलफिल हो जाएगी। ये था पूरा कल्चर। ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी समझो। कोई भी वुमेन ऐसे क्यों मरना चाहेगी भाई? तो उसको क्या बना दिया गया कि इफ यू विल डाई लाइक दिस यू विल बी ट्रीटेड एज अ देवी। आप किसी को प्रेज करो। आपको जिस चीज की भी इंपॉर्टेंस दिखानी होती है ना, आप उसको सुप्रीम बता दो। तो यहां तक थॉट प्रोसेस आते आते ये पता लग गया था कि यार ह्यूमन जो है ना वो बहुत मैनिपुलेटिव है। और जब ह्यूमन मैनिपुलेटिव है तो ह्यूमन जैसे हम ये मान लेते हैं कि यार पेड़ कट करो अरावली पे, क्योंकि यहाँ हाईवे बनाना है तो कहीं और जाके पेड़ लगा दो। क्या हमारी गवर्नमेंट को, क्या वर्ल्ड गवर्नेंस को, क्या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को ये नहीं पता कि एक सैपलिंग ऑफ ट्री कांट रिप्लेस अ ट्री हु इज 20 30 और मतलब 2 3 4 डिकेड्स इट वाज ग्रोन, इट इज अ बिगर इन साइज। ये बहुत बड़ा है साइज के अंदर। ठीक है ना? तो आइडियली आप क्या देखते हो? आप आइडियली ये देखते हो कि जब एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस दिखानी थी तो हमने एनवायरमेंटलिज्म को रियली सुप्रीम डिक्लेयर किया, विच इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली सुप्रीम। तो एनवायरमेंटलिज्म थॉट प्रोसेस ये कहता है कि एनवायरनमेंट कंट्रोल्स द ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे हम ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर को जाके थार डेजर्ट या सारा डेजर्ट में करके दिखाओ। मेन थिंकर थे इसके रेडजल। रेडजल ने एनवायरमेंटलिज्म पे बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। ठीक है, और कैसे डिटरमाइन होता है वो देखो। हॉट डेजर्ट बैकवर्ड सोसाइटी, टेम्परेट रीजन एडवांस सोसाइटी। अभी बताओ ना, ये ठंडे इलाकों में रहने वाले देश, पूरा यूरोप, कनाडा, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अच्छे क्यों हैं? मतलब ये सब कंट्रीज अच्छे क्यों हैं भाई? इनका लाइफस्टाइल अच्छा क्यों है? न्यूजीलैंड इतना बढ़िया क्यों है? पूरे यूरोप का लाइफस्टाइल अच्छा क्यों है? और अब आप ट्रॉपिकल कंट्रीज में आ जाओ। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन है जो अच्छा है? मैक्सिको, ब्राजील, वेनेजुएला,
कौन है? गुयाना, वेस्टर्न सहारा, मोजाम्बिक? Who is the one which is developed? So what had happened of the kind कि ये पूरी बेल्ट जो है, वर्ल्ड मैप पे देखो इनको, ये पूरी बेल्ट जो है वो अच्छी नहीं है, इनके अंदर उतनी डेवलपमेंट नहीं है। बाकी जो एरियाज हैं उनके अंदर डेवलपमेंट इतनी ज्यादा है। Why so? You don't think so? It is environmentalism. You don't think so? It is environmentalism. Obviously, it is environmentalism. Obviously, it is environmentalism. ठीक है ना? हालांकि बस प्रॉब्लम ये है कि एनवायरमेंटलिज्म की एक थॉट प्रोसेस जो है कहती तो है एनवायरमेंट सुप्रीम है, उसने एक चीज को इग्नोर कर दिया है, द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। एनवायरमेंट इज सुप्रीम बट स्टिल टेक्नोलॉजी इज बीटिंग द एनवायरमेंट। नो डाउट एनवायरमेंट इज सुप्रीम बट स्टिल टेक्नोलॉजी इज बीटिंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज सुप्रीम बट स्टिल टेक्नोलॉजी इज बीटिंग द एनवायरमेंट। बट एनवायरमेंटलिज्म का कोर आइडिया यही कहता है कि नेचर कंट्रोल्स द मैन, नेचर मैन को कंट्रोल करती है और लार्जर लेवल पे करती है। एक आध कंट्री है जापान जैसे जो कि अपनी ग्रोथ को कर पाए बीइंग इन द ट्रॉपिकल एरिया, या फिर चाइना अब दूसरा कंट्री आ रहा है जैसे। बाकी एरियाज के अंदर एज सच हमें कोई खास डेवलपमेंट, कोई खास ग्रोथ, कोई खास इवोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? गॉट इट? चलिए, अब क्या होता है, देखो ये सारे जो डिस्कशंस थे ना, एनवायरमेंट ह्यूमन को कंट्रोल करता है, ह्यूमन एनवायरमेंट को कंट्रोल करता है, डिटरमिनिज्म है, पॉसिबिलिज्म है, डुअलिज्म है, डाइकोटोमी है, दीज ऑल आर्गुमेंट्स are not making sense until we doesn't have exact figures how they control। भाई यही आर्गुमेंट अगर ऐसे हो तो कि तो भैया ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन्होंने ये नेचर में चेंज हुआ और इतने ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मारे गए, नेचर में ये चेंजेस हुए और इतने ह्यूमन बीइंग्स मारे गए। अगर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर हो, अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता एग्जैक्ट डेटा से हम ये पता लगा पाएंगे कि सच में एनवायरमेंट पावरफुल है या ह्यूमन पावरफुल है? एक बुक है जो कि आपके थॉट प्रोसेस ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड है, और बुक का नाम है द नंबर डोंट लाई। नंबर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता। नंबर झूठ कैसे नहीं बोलता? इफ आई विल से द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वेरी हाई, आप उसको बिलीव नहीं करोगे। इफ आई विल से द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच टू हैज क्रॉस्ड 8 बिलियन, तो बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज नंबर डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलता। आई विल से इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग ह्यूज इनटू द पॉपुलेशन, आप बिलीव फिर नहीं करोगे। व्हाट इफ आई विल से India is contributing 17% into the world population? Number don't lie। यही था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन टॉक्स अबाउट साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आपने याद है मैंने एक आर्गुमेंट दिया था कि नोबडी वांट्स टू फंड ज्योग्राफी बिकॉज एवरीबडी थिंक्स कि ज्योग्राफी इज नॉट अ साइंस, इट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी ऑफ द थ्योरेटिकल डेवलपमेंट, कुछ नहीं बना पाएगा ज्योग्राफी, एक थ्योरी नहीं बना सकता है। वहां से आपका क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आता है, द प्रेशर कम्स ऑन द ज्योग्राफर टू मेक इट मोर साइंटिफिक इन नेचर, एंड स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू देयर वाज डीकोलोनाइजेशन, everybody was just getting decolonized, independent, freedom was there, and now human become important suddenly, resources become important suddenly, people start counting what kind of penny they do have, ये सब होना शुरू होता। यहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है ज्योग्राफी का भयंकर वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्टिव है ज्योग्राफी, क्वांटिटेटिव नहीं है, तो उससे हम कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं वर्ल्ड वॉर के अंदर कितने सिपाही कहां मारे जाएंगे, क्लाइमेटिक सिचुएशन कैसी है, टेम्परेचर कितने पे कितने लोग मारे जा सकते हैं, ये सब चीजें क्वांटिफाई करो।
तो यहां से आ गया था ज्योग्राफी शुड बिकम साइंटिफिक इन नेचर। साइंटिफिक कैसे होगे? स्टैटिस्टिक्स का यूज करो, मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करो, कंप्यूटर एनालिसिस का यूज करो, ये आपका लोकेशनल एनालिसिस। और साइंस बन रही है ना। गूगल क्या कर रहा है आज के टाइम पे? गूगल कैसे दिखाता है कि एक प्लेस ए से एक प्लेस बी तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? ज्योग्राफी क्या कहेगी? ज्योग्राफी कहेगी इतना डिस्टेंस है, इतने पे चले जाओगे। गूगल कहेगा नहीं, साइंटिफिक बनाओ, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से ये देखो यहाँ कितने व्हीकल्स हैं। फिर आप ये देखो कि ट्रैफिक जैम होगा या नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है? Quantitative revolution say after quantitative revolution we are able to connect practically on the ground with geography. And that's why the quantitative revolution and the locational analysis are important. Why Delhi is a major city? Because it have 10 lakhs of population in a square unit areas. So we must use locational model in spatial analysis. We must talk about quantity. Quantity से हम आसानी से आइडिया लगा पाएंगे कि क्या आउटकम देखने को मिल रहा है। कोर आइडिया क्या है? मेजर करो, क्वांटिफाई करो एंड देन मॉडल्स को डेवलप करो, ज्योग्राफिकल फिनोमेना उसी से एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना? मेजर करो, क्वांटिफाई करो, मॉडल्स डेवलप करो, उसी से ज्योग्राफिकल फिनोमेना अपने आप डेवलप हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड। दिस इज व्हाट वी एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व। दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन। अब आता है भाई हमारे पास रेडिकल ज्योग्राफी। व्हाट डज इट मीन? रेडिकल ज्योग्राफी का क्या मतलब है? रेडिकल ज्योग्राफी आता है एज अ स्लैब ऑन क्वांटिटी। पहले तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को अच्छा लगा है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इज रियली गुड, इट टॉक्स अबाउट द ग्राउंड लेवल रियलिटीज? कितने लोगों को अच्छा लगा है कि यार क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इज रियली गुड, इट टॉक्स अबाउट द रियल लाइफ? कितने लोगों को क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन अच्छा लगा है कि हाँ ये रियल लाइफ के बारे में बात करता है? तो जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आया उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स लाइकिंग इट रियली। हियर इट्स एन ऑसम थिंग, इट्स रियली गुड। We get to know about everything. We get to know about data. We get to know which nation is rich, which is poor. है ना? We get to know which nation have how much resources. So it is necessary to quantify everything, but the book numbers don't lie. Is actually lying. ठीक है? कैसे? मैं बताता हूँ। नंबर कैसे झूठ बोलता है? देखो मैं दिखाता हूँ। इंडिया is a $3 trillion economy. By that aspect, ranking in the world reach to कि हम फिफ्थ सिक्स्थ के आसपास में कहीं ना कहीं रीओरिएंट होते रहते हैं, है ना? तो आपको ऐसा नहीं लगता यार इंडिया फिफ्थ या सिक्स्थ रैंक पे रहता है, थर्ड रैंक पे रहता है, कभी फोर्थ पे आ जाता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन हम टॉप फाइव में हैं? टॉप फाइव में हैं, फिर भी हमारी ऐसी हालत क्यों है? बिकॉज पर कैपिटा इनकम वो बहुत कम है। लेट मी ब्रीफ इट विद एन एग्जांपल। देयर इज अ फैमिली हैविंग फाइव मेंबर। देयर इज अ फैमिली हैविंग फाइव मेंबर and these five members are earning 1,000 rupees. The family income becomes 5,000 per day. Okay. Now there is another family having eight members. These eight members are earning 700 rupees per person and having family income as 5,600. The number says family A and family B. If I will compare, the number over the income of the family says कि B is richer than A. But is it the reality? Number says कि family B is rich than the family A. They are earning 5,600 rupees a day. They are just earning 5,000 rupees a day. So B versus A. And that's the problem.
Number, quantity, quantitative revolution. They never talked about socialization. Where is the damn angle of socialization? Why are we not talking about socialization? How we are going to compare in reality what is happening in the life of the people? Reality में लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, उसको हम क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं? This is known as quantitative revolution failure, and that's a slap on the mouth of the quantitative revolution in the form of radical geography. Radicalist people start criticizing quantitative revolution because quantitative revolution was just focusing on numbers. Yes, capitalism. आप सोचो ना, वर्ल्ड वॉर टू में कैपिटलिस्ट लोग ही तो लड़ रहे थे, उन्हीं को तो आइडिया नहीं लगा, उन्हीं को तो नहीं पता लगा कितने लोग मारे गए, कितने लोग हमारे पास हैं, आर्मी में कितने लोग हैं, ये सब क्या है, क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है, कुछ नहीं पता लगा। दे वांट टू जज कि मोटा मोटा हमारा क्या डेवलपमेंट होगा। दैट्स व्हाई उन्होंने सपोर्ट किया क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को। बट लेटर ऑन व्हेन पीपल बिकम इंडिपेंडेंट, दे स्टार्ट लिविंग इन देयर ओन कंट्री, दे हैव देयर ओन राइट्स, दे रेडिकलाइज इट। रेडिकल ज्योग्राफी, quantitative geography, it only explain the pattern but ignore the social injustice, the inequality in income, per capita distribution of resources. It is completely ignored. ठीक है ना? तो ज्योग्राफी, व्हाट डज इट से? ज्योग्राफी शुड एड्रेस इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉइटेशन। ये सब ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन की लाइफ को बेहतरीन बनाने के लिए होता है, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के कैपिटलिस्ट ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। सो दैट वे थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट। David Harvey was a main thinker for radicalism. If we will be talking about the luxury cities, luxury life, luxury apartment, why do we have slums beside the luxury apartments? Who will talk about it? Why do we have unequal distribution of wealth over the earth surface? It's a totally blunder. ये कहना है radical geography का, ठीक है? कि when the man, the person born into the earth, on the earth surface, obviously the person have equal rights on all the resources which are available or given by the nature. How it had happened that somebody is just born in a family and that family is not having any land under their name. Land is a natural resource. Why are we allowing somebody to basically accumulate a huge piece of land and another one is not having any piece of land under their name? The core idea is geography must expose the social injustice. Okay, geography must expose the social injustice. So we will be talking about all radical thoughts. We will be taking huge number of examples, and as a case study, we will be using them in our answer writing. इसमें हम use करने वाले हैं इसको. Are you getting it? How much evolutionary geography is? ठीक है? Now it comes to when it is all about the radical geography, then we must also talk about some individuals. In what sense? In what sense? In the sense of behavior. Listen to me. अभी हमने बोला कि यार सबको रिसोर्सेज बराबर क्यों नहीं मिलते, तो इसमें ठीक है एक इनइक्वालिटी का एंगल आया, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑल ह्यूमन आर नॉट रैशनल? वे इनिशियली वी डिवाइडेड एवरीथिंग एंड नाउ human will not take rational decision. Like if every somebody will say me कि यार कपिल you are going to get the equal land as it is available with the Adani, and as soon as I got the land I will just sell it, will enjoy it, and then later on I will say कि यार again I'm not getting the land equal to Adani. Why? Because of my own behavior. I'm someone who is accountable for this, and that's why behavioral geography must be studied. There may be two people who choose different route despite identical information. है ना? There are people having identical information, but still they will choose two different paths, two different ways. And this will tell us that the behavior of the person matters a lot.
आप मुझे एक बात बताओ, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कि जब मैं फॉरेस्ट को कट करता हूं, मैं ट्रीज को कट करता हूं, मेरे एनवायरमेंट को नुकसान होता है, बट देयर आर टू पीपल, वन विल सेफगार्ड द ट्री, अनदर इज द वुड कटर। वो काम ही है उसका। मेरा काम क्या है? मेरा काम है पेड़ काटना। दिस इज माय प्रोफेशन। क्या आपको ये नहीं पता पेड़ काटने से पोल्यूशन होता है? पता है, पेट के लिए करना पड़ता है, क्या करूं, मेरा काम है ये। आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन बट टू डिफरेंट पाथ। बोथ हैव आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन बट टू डिफरेंट पाथ। ठीक है ना? तो पीपल एक्ट अकॉर्डिंग टू द परसीव्ड रियलिटी, नॉट द एक्चुअल रियलिटी, परसीव्ड रियलिटी। परसीव्ड रियलिटी का मतलब होता है मैं रियलिटी को देखता कैसे हूं। परसीव्ड रियलिटी। ठीक है ना? सो दैट इज एक्चुअली द परसीव्ड रियलिटी। मैंने उसको इंटरप्रेट कैसे किया? जैसे एज एन इंडिविजुअल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे एक आदमी के लिए वो दूसरा आदमी बहुत अच्छा है, एक आदमी के लिए दूसरा आदमी बहुत अच्छा है, और उस किसी तीसरे के लिए वो बहुत बेकार हो सकता है। परसीव्ड रियलिटी, ऐसा तो नहीं ह्यूमन बदल गया है, परसीव्ड रियलिटी बदल गई। जिस तरीके से मैं इंटरप्रेट करता हूं बदल गया है। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि नहीं बेटा ये चीज मत करना, ये शायद गलत हो सकती है, तो मैं बोलूंगा कि यार ठीक है मैं नहीं करूंगा, दे केयर फॉर मी। एंड सम स्ट्रेंजर विल से कि ये मत करना भाई, ये गलत हो सकता है। मेरे मन में यही आएगा, हु द हेल आर यू हु विल एडवाइज मी। करूंगा। परसीव्ड रियलिटी। तब मैंने मान लिया। हो सकता है मुझे यहां भी दिख रहा हो स्पीड, आप देखो ना, स्पीड से कोई बाइक चला रहा है, द पेरेंट्स विल से कि स्पीड से मत चलाया करो, ठीक है। एट अनदर टाइम बता उसको भी है, एट अनदर टाइम समबडी रैंडम विल से कि स्पीड से मत चलाओ, डेथ हो जाएगी। परसीव्ड रियलिटी अलग है। क्यों? तुम्हारा क्या जा रहा है? So ideally, behavioral geography also matters. It's not about distribution of resources. Even the human behavior also matters. If somebody will trying to exploit it at a next level, तो परसीव्ड रियलिटी अलग है ना यार। भूटान को क्या पड़ा है हैप्पीनेस इंडेक्स करके? भूटान के ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें एनवायरमेंट भी एक पिलर है, एनवायरमेंटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं वो लोग। अब भूटान एक छोटा सा कंट्री है, उसको ये भी समझ आ रहा है कि इंडिया अगर पोल्यूशन नहीं कंट्रोल करेगा तो हमारा पोल्यूशन वैसे कंट्रोल नहीं होने वाला। भूटान एक इतना छोटा सा कंट्री है जो कि इंडिया के इतना क्लोज है कि अगर इंडिया पोल्यूशन खत्म नहीं करेगा ना, तो भूटान में पोल्यूशन खत्म हो जाए, ये मतलब ही नहीं बनता। लेकिन स्टिल भूटान बिलीव्स इन ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। इंडिया डजंट बिलीव इन टू इट। दिस इज परसीव्ड रियलिटी। ठीक है, इंडिया इसमें बिलीव नहीं करता, भूटान बिलीव कर रहा है। दिस इज परसीव्ड रियलिटी। ठीक है ना? यही क्या है आपकी परसीव्ड रियलिटी। गॉट इट? दिस इज नोन एज परसीव्ड रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इन लार्ज। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी इन लार्ज। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि भाई हम सभी जगह पे ह्यूमन को प्राइमरी मान रहे हैं। कहीं हमने क्वांटिटी के तौर पे ह्यूमन को देखा, कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखा, कहीं उसके बिहेवियर में देखा, कहीं हमने देखा। तो हम ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी पे जब आते हैं तो हम ह्यूमन की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को ये एक्सपीरियंस करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कौन अपनी लाइफ को, चिपको मोमेंट याद है आपको? कौन अपनी लाइफ को एक पेड़ की लाइफ के बदले में सेक्रीफाइस करने को तैयार है कि हम मर जाएंगे पेड़ नहीं कटने देंगे? दीज आर द इमोशंस ना, दीज आर फीलिंग्स। Why वाराणसी इज sacred प्लेस? नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लोकेशन। किनारे पे तो बहुत सारी सिटीज बसी हुई है ना, वहां के लोगों के इमोशंस है, लोकेशंस की बात नहीं है। लोकेशन तो बहुत सारी सिटी बसी हुई है, दिल्ली भी यमुना के बैंक में बसा हुआ है, लेकिन वो सेक्रेड नहीं है, वाराणसी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ पीपल्स इमोशनल अटैचमेंट। द प्लेस डजंट मियरली हैव स्पेस, इट हैज अ मीनिंग। तो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट हमें एक और चीज भी समझ आती है कि आप ये देखो कि देयर आर पीपल हु ऑलवेज फील हैप्पी व्हेन दे विल बी गोइंग इन दोज एरियाज वेयर दे बोर्न एंड बेटर। मैं अगर किसी भी सिटी के अंदर पैदा हुआ, किसी गांव में मैं अगर पैदा हुआ, मैं वहां जाता हूं, उसके अंदर मैं उस घर में जब जाता हूं, चाहे वो इट इज लैकिंग इन द फैसिलिटीज, बट स्टिल माई इमोशनल अटैचमेंट इज देयर एंड दैट्स व्हाई आई फील हैप्पी ओवर देयर।
ठीक है, मेरी इमोशनल अटैचमेंट वहां पे है, और जब मेरी इमोशनल अटैचमेंट वहां पे है तो आई फील हैप्पी ओवर देयर, मैं वहां पे खुश रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना? मैं वहां पे खुश रहता हूँ, मुझे वहां पे अच्छा लगता है। तो प्लेस इज नॉट मियरली अ स्पेस, इट हैज फीलिंग्स, इट हैज इमोशंस। तो वो बिहेवियर को ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट से पढ़ना काफी जरूरी है, इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी इज एक्सट्रीमली। अब इसमें एक और ज्योग्राफी आती है भाई, वेलफेयर ज्योग्राफी। क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने ये देखा कि यार बिहेवियर है लोगों का, ह्यूमन का बिहेवियर है, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्शन होता है, और एक्शन के अकॉर्डिंग उसके आउटकम्स होते हैं। तो कोई बंदा पुअर हो जाएगा, कोई रिच हो जाएगा, बिहेवियर की वजह से हुआ है, नो डाउट इनटू इट कि उसकी इनकैपेबिलिटीज हैं उसमें, बट स्टिल ह्यूमन तो है ना, इमोशंस तो है ना, हम उसको वी कांट लेट देम डाई, वी कांट लेट देम डाई। एंड दैट्स व्हाई जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती चली गई ना, उससे इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी भी आना शुरू हो गई सोसाइटी में, और इनइक्वलिटी इतनी ज्यादा हो गई कि द टोलेस्ट टावर एंड द लार्जेस्ट स्लम्स आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एंटीलिया ऑफ अंबानी एंड द slum of Mumbai, they are just have a difference of a road, nothing else. What is this? तो ये क्या हो रहा है? इनइक्वलिटी बढ़ गई। जब इनइक्वलिटी बढ़ गई है तो वेलफेयर होना चाहिए फिर। उस इनइक्वलिटी को हम ऐसे नहीं कर सकते, लेट द पीपल डाई, उनकी चॉइस है ना, मरने दो फिर। ठीक है, वी कांट डू सो कि इट इज देयर चॉइस, लेट देम डाई, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इट इज देयर चॉइस, लेट देम डाई, नहीं हो सकता है। ठीक, इट विल बिकम क्रिटिकल देन, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन, सो वी कांट अलाउ द पीपल टू डाई लाइक दिस। ठीक है ना? ज्योग्राफी शुड टॉक अबाउट ह्यूमन वेलफेयर एज वेल। वेलफेयर ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी क्या पूछेगी? हु गेट्स द रिसोर्सेज, किसको मिलेगा रिसोर्स, हु रिमेन्स डिप्राइव्ड, व्हाई आर द सम रीजंस बैकवर्ड, ऑब्वियसली दीज क्वेश्चन मैटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो काफी मैटर करते हैं। तो इसमें सोशल जस्टिस और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात होगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको, छोटा नागपुर प्लेटू इन इंडिया, प्लंचियन माउंटेन यूएसए, ये सब दो एग्जाम्पल मैंने उठाए हैं। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए उठा रहा हूं कि ये दोनों मिनरल रिच एरिया है, और यहाँ पे भयंकर लेवल पे एक्सप्लोइटेशन होता है मिनरल्स का। और जब मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन होता है तो आप भी समझते हो, छोटा नागपुर प्लेटो के रीजन के आसपास में लोगों को बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर, आप डिसेबल्ड चाइल्ड, ये सब पैदा होता है। एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, सॉइल पोल्यूटेड है, अल्टीमेटली हु इज सफरिंग ना? पीपल आर सफरिंग, isn't it? And if people are suffering, then we can't say कि those people have the choice to just leave the space, go somewhere else, work like Adani and becomes very rich, super rich. No, we will be talking about welfare geography at that time. The person who is earning profit must also contribute 2% of their profit as a corporate social responsibility. We will frame rules according to it. हम उसी हिसाब से फिर क्या करेंगे? रूल्स को फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बनाना शुरू करेंगे, सीएसआर। ठीक है ना? हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बनाना शुरू कर देंगे। दिस इज व्हाट दैट वी आर गोइंग टू डू। तो ये हमारे पास क्या होगा? बिहेवियरल ज्योग्राफी, वेलफेयर के बारे में बात करेंगे कि लोगों का बिहेवियर जो है वो है, उसकी वेलफेयर करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ दो। अब आपको एक स्कीम देखने को मिलती है, आयुष्मान कार्ड बने हैं सबके, जिसमें ये बोला गया है कि 5 लाख तक का हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारी सरकार दे देगी गरीबों को, पुअर पीपल। तो ये क्या है आपका भाई? दोज पीपल जिनको डिवाइड और हैव नोट्स में किया हुआ है, दे मस्ट आल्सो बी गेटिंग सम फाइनेंशियल सपोर्ट, एटलीस्ट हेल्थ केयर उनके पास में होनी चाहिए, एटलीस्ट हेल्थ केयर मस्ट बी देयर। एंड यू नो इससे कितना ज्यादा बिहेवियर लोगों का डिटरमाइन होता है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे इंडिया के अंदर
एक कॉन्सेप्ट है सेविंग का, ठीक है ना? आपने सुना है बहुत ज्यादा, पीपल डू सेविंग, आपके फादर मदर, आप वर्किंग हो, सब लोग सेविंग करते हैं। इसका मतलब क्यों करते हैं? क्या कोई ऐसा नेशन हो सकता है जो लोग सेविंग नहीं करते? यस, वेस्ट में सेविंग नहीं करते आज भी। वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसमें लोग सेविंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक सपोर्ट ऑफ लाइफ मिल जाता है। नोबडी केयर्स अबाउट इट। क्वालिटी एजुकेशन, इवन इन यूएसए एवरीबडी जस्ट स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल। अपने यहाँ पे अलग से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में है ही नहीं। तो आप समझ रहे हो कि कैसे वेलफेयर ज्योग्राफी लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकती है? कैसे वेलफेयर ज्योग्राफी लोगों के बिहेवियर को चेंज कर सकती है? हाउ वेलफेयर ज्योग्राफी इज चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। हाउ द वेलफेयर ज्योग्राफी इज चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल। लोगों के बिहेवियर को वेलफेयर ज्योग्राफी कैसे चेंज कर रही है? दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग इन नेचर। ठीक है, ये आइडियली हमें नजर आता है। राइट देयर, वेलफेयर ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। नाउ इट कम्स टू कि जब ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम ज्योग्राफी के ह्यूमनिस्टिक लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो वी मस्ट स्टडी द लैंग्वेजेस। आज से पहले आपने सुना होगा हिंदी, तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बट ये सब चीजें क्यों एक ब्लंडर के तौर पे कन्वर्ट हो जाती हैं? तो लैंग्वेज एक्चुअली ए मेजर कल्चरल रीजन है। कल्चरल मार्कर जो होता है ना, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज समथिंग विच मेक्स अ कल्चर टू फ्लोरिश and to get exploited. Language actually shapes cultural identity. Language वैसा ही है जैसे कि when I had born brought up somewhere, I have the feeling with the space where I born. So the place where I was born, I have feeling with the place. Automatically अगर मेरी feelings उस place के साथ में है, तो मेरी language के साथ में नहीं होंगी जो मैंने बहुत मुश्किल से सीखी थी। And if somebody will come and will try to destroy that language, it will hurt my feelings. तो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्हेन वी हैव द सेम लैंग्वेज, इट्स अ वेरी हाई चांस वी विल बी कोऑपरेटिव विद ईच अदर। वी विल बी कोऑपरेटिव विद ईच अदर। तो लैंग्वेज मेजर कल्चरल मार्कर, ओरिजिन कहाँ हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, डिफ्यूजन कहाँ है, लैंग्वेज की फैमिलीज कहाँ है, लैंग्वेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसे इंडो आर्यन लैंग्वेज, हाउ दे गोट स्प्रेडेड, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे डू स्पीक। ठीक है ना? लैंग्वेज क्रिएट्स कल्चर, लैंग्वेज क्रिएट्स आइडेंटिटी, लैंग्वेज क्रिएट्स रीजन। ठीक है ना? You know, it is the language which is the second most important factor to divide the world. The first one is geographical feature, no doubt. हम क्यों बोलते हैं नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया? आइडिया? बीच में विंध्या और सतपुरा रेंजेस हैं। इतने डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे कि nobody actually used to cross north और साउथ, क्रॉस नहीं करते थे। अब हमने ज्योग्राफिकल बैरियर को टेक्नोलॉजी से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ज्योग्राफिकल बैरियर्स को हमने टेक्नोलॉजी से खत्म कर दिया। हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखा, और उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अंदर हमने ये देखा कि सर एरोप्लेन से अब हम बेंगलुरु से दिल्ली सुबह से शाम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जा तो सकते हैं अब हम। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम अगर बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर जा सकते हैं, बट लैंग्वेज का स्टिल बैरियर है, और इसीलिए ज्योग्राफी के बैरियर को कवर करने के बावजूद भी नॉर्थ एंड साउथ आज भी नॉर्थ एंड साउथ है। राइट, हम चाहे सुबह डोसा खाते हैं और शाम को चाहे नॉर्थ इंडियन में कुछ आप दाल मखनी या कुछ भी खा रहे हो, लेकिन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इज देयर। So language is the second factor which creates regionalism. The first topic, areal differentiation. ठीक है? तो how language actually classify, how language actually divide us, that you can understand from here. ठीक है ना?
बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि लैंग्वेज डिवीजन का मतलब है कि कोई फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी के अंदर आ रहा है। आइडियली इट्स द कल्चरल रीजन, जो कि होना भी चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर मस्ट बी देयर। तो अगर लैंग्वेज है तो रिलीजन भी पढ़ना चाहिए हमें। Religions, it will strongly influence the landscape, it will strongly influence the society, है ना। ओरिजिन कैसे हुआ, डिफ्यूजन कैसे हुआ, सेकंड प्लेसेस क्या है, रिलीजियस लैंडस्केप क्या है, ये सब पढ़ेंगे। जैसे इस्लाम अरेबिया से आया, बुद्धिज्म इंडिया से आया, ऐसे क्रिश्चियनिटी पैलेस्टीन से आया, तो ये क्या हो रहा है। द कोर आइडिया इज अगेन अबाउट रिलीजन शेप ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। रिलीजन शेप द कल्चरल लैंडस्केप्स। So language and religion both are important part of the human life, and if it is important, one should discuss it into geography, ठीक है। लैंग्वेज और रिलीजन अगर इंपॉर्टेंट है तो वन शुड डिस्कस देम इनटू द ज्योग्राफी, हमें ज्योग्राफी में फिर उसको डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। वन शुड डिस्कस देम इनटू द ज्योग्राफी, ये हमारे पास रिलीजियस एस्पेक्ट के अंदर आता है। फिर अब रिलीजन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिमिनिश्ड, या फिर हम ये कह सकते हैं रिलीजन इज समथिंग नाउ बिकमिंग, कि मुझे उस अपने रिलीजन को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना है। सेकुलराइजेशन की तरफ वर्ल्ड कैसे बढ़ा। If religion is so much supreme, why don't we have countries divided only on the basis of religion and language? अगर लैंग्वेज और रिलीजन इतने इंपॉर्टेंट है तो क्यों कंट्री लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे ही डिवाइडेड नहीं। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में रिलीजन जो सोसाइटी के अंदर लेस इन्फ्लुएंस्ड हो गया। मॉडर्नाइजेशन की वजह से द रिलीजन इज बिकमिंग लेस इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है ना। पब्लिक लाइफ के अंदर रिलीजन जो है वो अब धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। काफी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हाईली सेक्युलर है। तो मॉडर्नाइजेशन ने रिलीजियस सिस्टम को चेंज कर दिया, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ने रिलीजियस सिस्टम को चेंज कर दिया। अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी आती है। पहले क्या था कि जो रिलीजन थे वो पैचेज के अंदर हुआ करते थे। नाउ आई एम इन ऑफिस, ऑब्वियसली आई हैव पीपल इन माय सराउंडिंग who are practicing different type of religion. Somebody will be Buddhism practicing, they are practicing Sikhism, Islam, Hinduism and so on, Christianity. मुझसे अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, because I treat everybody as my colleagues. I treat everybody as my uh, teammates, and that's all. So when we are interacting with each other in such a diverse type of cultural landscape, then obviously culture important नहीं रहा, then human becomes important. और इसीलिए रिलीजन और कास्ट अगर चाहे गवर्नमेंट तो बहुत जल्दी खत्म कर सकती है। काफी बार देखते हो ना, अ डॉक्टर इज नाउ गेटिंग मैरिड टू अ डॉक्टर, डॉक्टर इज नाउ बिकमिंग अनदर कास्ट, अ सिविल सर्वेंट इज गेटिंग मैरिड टू द अनदर सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विस इज बिकमिंग a caste. लार्जरली इट वाज इनिशियली स्टार्टेड रिलीजन और कास्ट, कास्ट स्टार्ट हुआ था प्रोफेशन बेस पे, आज भी प्रोफेशन में होता है, वो कास्ट खत्म हो गया है, तो व्हाट इज दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकुलराइजेशन। When your identity is not that important now, your behavior, your nature, your skills, your education, that is more important. So the modern world is now neglecting the religious aspects. Obviously we are tending towards secularization. And after talking about these all things, we will classify different cultural region of the world. Obviously we can classify the world into different patches. Different patches of the world will be practicing different religion. तो हम यहाँ पे वर्ल्ड कितना कल्चरली डाइवर्स है, कितने आपके जोन देखने को मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस क्या चल रहे हैं। वेस्टर्न रीजन, इस्लामिक रीजन, इंडिक रीजन, ईस्टर्न एशियन रीजन, अफ्रीकन रीजन, ये सब रीजन के बारे में हम बात करें। कल्चर क्रिएट्स रीजनल आइडेंटिटी, कल्चर क्रिएट्स रीजनल आइडेंटिटी। कल्चर जो है वो हमारी रीजनल आइडेंटिटी को बना रहा है। कल्चर इज क्रिएटिंग रीजनल आइडेंटिटी, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज व्हाट वी एक्सपीरियंस। अब ये सब डिस्कशन के बाद में एक और हमारे पास क्वांटिफिकेशन आता है। भाई क्वांटिटी वैसे इंपॉर्टेंट तो है, क्वांटिटी को हम ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो क्वांटिटी में क्यों ना क्वांटिटी को डाइवर्स कर दिया जाए, कि जिस क्वांटिटी में हम पर कैपिटा इनकम को डिस्कस कर रहे थे, इट इज नाउ बेटर टू डिस्कस कि जीडीपी की बजाय पर कैपिटा को भी फर्दर डिवाइड करो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, एजुकेशन देखो, लिटरेसी देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे फिर हम।
क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना क्वांटिटी जो थी उसको मोर रेलेवेंट बनाया जाए, तो हम एक स्केल रखते हैं और डाइवर्स लेवल ऑफ स्केल रखते हैं। डाइवर्स लेवल ऑफ स्केल का मतलब था कि हम डाइवर्सिटी, हम ये देखेंगे बंदे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, उसकी हेल्थ का क्या पर्सपेक्टिव है, उसकी एजुकेशन का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल की इनकम क्या है, और फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल ह्यूमन की डेवलपमेंट को देख रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि जीडीपी ने तो एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई ना हमारे पास। हमने अभी देखा कि इंडिया तो टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर है, लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि हम नीचे वाले 10 में आते हो। भाई पीपल की हालत जो है, लोगों का जो सर्वाइवल है, लोगों को जो फैसिलिटीज मिल रही है, वो तो क्रिटिकल है ना। तो यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने प्रपोज किया कि हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये सब हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये मेजर करते हैं। इंडिया का जीडीपी राइज कर सकता है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ और ये सब लैग कर रहा है, तो फिर वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं। इंडिया का जीडीपी तो इसलिए राइज कर रहा है कि भैया ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, कुछ ना कुछ काम कर रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल आर बिकमिंग मोर रिच, उससे डेवलपमेंट नहीं हुई ना। डेवलपमेंट इज अबाउट द पीपल, नॉट जस्ट अबाउट इन, डेवलपमेंट इज अबाउट द पीपल। इज द लाइफ ऑफ द पीपल चेंजिंग, यस और नो, दैट्स द डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट इज नॉट अबाउट इनकम, इट इज अबाउट ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नाउ लेट अस फोकस ऑन सम ऑफ द पीवाईक्यूज। कुछ पीवाईक्यूज पे फोकस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये सारा जो सिलेबस है हमारे पास पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी का, ये हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस सी कि इन एंड अराउंड दीज यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है, ताकि मुझे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन भी समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या पूछा, हाउ डू रीजनल कंपोनेंट मेक द रीजनल सिंथेसिस इन द स्पेशल अरेंजमेंट, एक्सप्लेन। ये 2025 का क्वेश्चन, हाउ डू रीजनल कंपोनेंट्स मेक द रीजनल सिंथेसिस इन स्पेशल अरेंजमेंट। आप रीजनल कंपोनेंट्स को कैसे सिंथेसाइज करके रीजनल एस्पेक्ट को स्टडी करोगे। तो यस, रीजनलिज्म हमने देखा था, हमने देखा भी था कि सर जो रीजनल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम ही, रीजनलिज्म में प्रॉब्लम ही ये थी कि हमें सिंथेसिस करना पड़ा था फिर, क्योंकि अगर सिंथेसिस नहीं करते तो हर एक रीजन अलग अलग पैचेस में था, वो हमारी स्टडी को और डिफिकल्ट बना देता, ठीक है। सिमिलरली एनालाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन इन द डिलिनिएटिंग द मेजर कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लैंग्वेज का, रिलीजन का अगर मैं डिलिनिएट करना चाहता हूं वर्ल्ड को, तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है। सेम, आपको ऐसा लग रहा है जो सिलेबस है, डिट्टो सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। How have the dichotomy and dualism affected the methodological development of geography? डाइकोटोमी और डुअलिज्म कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे पास मैथोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। भाई हमारे पास एनवायरमेंटलिज्म वर्सेस डिटरमिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म आया ना, तो हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हुई, तो ये एक सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है ना। सो देयर आर डिफरेंट वेज जो हम डिस्कस करेंगे। When it comes to why did the welfare approach in human geography emerge as a significant perspective in 1970s, क्या हो गया था ऐसा वेलफेयर ज्योग्राफी आ गया। भाई 1970s से पहले तो हम क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पे बात कर रहे थे, हम क्वांटिटी के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, हमें लगता था क्वांटिटी है तो सब कुछ है। बट लेटर ऑन वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन वेलफेयर, वी स्टार्ट फोकसिंग अपॉन वेलफेयर ज्योग्राफी, ठीक है ना। लेटर ऑन वी स्टार्ट फोकसिंग अपॉन वेलफेयर ज्योग्राफी। So why did the welfare approach in human geography emerges as a significant perspective, ठीक है ना। ये देखो, ये चारों क्वेश्चन 2025 के हैं। हमने इस
पर्सपेक्टिव को आज पहली बार डिस्कस किया है। सिर्फ हमने सिलेबस को थोड़ा ब्रेक डाउन किया है। सिर्फ इतना देखने के बाद डू यू थिंक दीज क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट? भाई क्या आपको ऐसा लगता है कि दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट? नहीं ना। दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन 2024 का देख लो। Explain how the physical view of geographical space has impacted the forms of spatial analysis. Physical view of geographical space has impacted the form of spatial analysis. किसी भी एरिया का फिजिकल व्यू कैसे स्पेशल एनालिसिस को चेंज कर सकता है, मैं दिखाता हूं। आप एक बात बताओ, इफ यू विल सी एट द माउंटेन्स, आपका स्पेशल व्यू अलग होगा। आपको पता होगा यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आएगी, आपको पता है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, आपको पता है वहां इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम आएगी। अंडरस्टैंडिंग इट? सिमिलरली आपने फ्लैट प्लेन एरिया देखा, यू विल सी कि ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकता है, रेलवे रोडवेज बन सकते हैं। आपने रिवर देखा तो आप देखोगे कि यहाँ तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है। देखो ना कैसे फिजिकल एस्पेक्ट आपके स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर रहे हैं। इफ यू विल सी द पोर्ट एरिया, इफ यू विल सी द कोस्टल एरिया, यू विल सी कि यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, पोर्ट बन सकता है, नेचुरली हम फिशेज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे आपका ज्योग्राफिकल व्यू आपकी स्पेशल एनालिसिस को चेंज कर रहा है। मैंने जैसे ही लोकेशन का नाम लिया, आपका स्पेशल एनालिसिस कुछ और कहता है। जैसे ही मैं कोई लोकेशन का नाम लेता हूं आपको, आपका जो स्पेशल एनालिसिस निकल के आता है वो कुछ और ही बयां करता है। इट्स वेरी इजी टू इंटर रिलेट। ठीक है ना। और मजे की बात यह है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो डिस्कशन है, इसमें हम जो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं थियोरेटिकल वो करेंगे, उसके बाद उसको हम एग्जाम्पल्स के साथ में इन एंड अराउंड आपके एग्जाम्पल्स जो होंगे उनको यूज करके एनरिच करेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी। बिहेवियर इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये बताओ। क्योंकि हमने तो क्या बात कर ली थी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे बात कर ली थी, है ना। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में बोल दिया था कि सबको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, क्वांटिटी आती है, ये आता है, वो आता है, ठीक है, सबको बरा। लेकिन बिहेवियर ज्योग्राफी ने अल्टीमेटली बताया कि यार देखो, क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो, रेडिकलिज्म आ रहा है, आप इंडिविजुअलिटी पे बात करो, लेकिन बिहेवियर भी तो डिटरमाइन करता है। और बिहेवियरल ज्योग्राफी ने दिखाया सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। फिर कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिज्म में प्रॉब्लम क्या है? सोशलिज्म की प्रॉब्लम ही ये है कि इफ आई एम अश्योर्ड इनफ कि भैया मुझे अपनी बेसिक नेसेसिटी मिल जाएगी, तो मैं कमाने क्यों जाऊंगा? मैं हार्ड वर्क करूंगा ही क्यों? मैं करना ही नहीं चाहता हार्ड वर्क। आई विल बी लेजी इनफ, आई विल एंजॉय माई लाइफ, मुझे सब कुछ फ्री में मिल रहा है। फ्रॉम टुमारो ही फॉर गवर्नमेंट विल डिक्लेयर कि आपकी हेल्थ केयर हमारे हाथ में है, आपको हम घर भी देंगे रहने के लिए, आपको हम बिजली भी सप्लाई करेंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कुछ नहीं है, आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी हम दे देंगे। तो फिर मेरे को अर्न क्यों करना है? मैं काम करने क्यों जाऊं? मुझे सब कुछ मिल रहा है। यही तो सोशलिज्म फेल ही इसलिए हुआ जब हमने बिहेवियरल अप्रोच को प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसको हमने एनालाइज करना शुरू किया, देन वी गेट टू नो कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट? ये बताओ भाई। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट? आपको एक बहुत अलग लेवल की आर्गुमेंट दिखाता हूँ इसमें, ठीक है। देखो कैसे एनरिच करने वाले हैं हम। कोई ऐसे नहीं है जो हजारों स्टूडेंट आंसर लिख रहे हैं वही आंसर हम भी लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम जेंडर इक्विटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर इक्विटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। जेंडर इक्विटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस। जेंडर रिलेटेड इंडेक्सेस का हम क्या यूज करते हैं वो भी है, जैसे वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम में जेंडर बायसनेस कितनी है, ये सब हम देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देखते हैं, एजुकेशन को भी देखते हैं, वुमेन और मैन की। हम सेक्स रेशियो को भी देखते हैं। तो ये सब पैरामीटर हैं, इंडेक्सेस हैं जो कि हम यूज करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जेंडर इक्विटी वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सेज if a woman earns 2 rupees,
then it will benefit more for the nutrition and education of the child than a man. अगर वुमेन 2 रुपए अर्न कर भी रही है तो उसका बेनिफिट बच्चों को एजुकेशन और न्यूट्रिशन में ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू अ मैन. जेंडर इक्विटी. हालांकि इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स और भी आते हैं. देखो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, है ना. तो जेंडर इक्विटी विल मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल इक्वली फॉर एवरीथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द सोसाइटी. ये क्या मतलब हुआ सर? देखो मैं बताता हूं. एक आर्ग्यूमेंट मैं देख रहा था, जिस आर्ग्यूमेंट में ये बात हुई कि मैन आर, अब सुनना मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से, मैन आर मोर अकाउंटेबल फॉर क्लाइमेट चेंज देन वुमेन. Men are more accountable for climate change than women. Why? Because in 1800 to 1950, all industries are mostly owned by the men. All workers were men. Most of the vehicles were owned by the men. Most of the agricultural land were owned by the men. That means men was someone who did the exploitation of nature. Then why women are accountable as of now for climate change? वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन अभी होने लगा है इन जस्ट 2 to 3 decades, 4 decades. क्या उसमें इतना क्लाइमेट चेंज हो गया? व्हाट्स विद द मेन? ये कुछ वैसा ही आर्ग्यूमेंट है जैसे डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री का करते हैं. भाई जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने तो अभी एमिट करना शुरू किया है, अभी इंडस्ट्रीज बनी है. डेवलप्ड कंट्रीज तो पिछले 300 साल से कर रहे हैं. तो दे आर मोर अकाउंटेबल फॉर द क्लाइमेट चेंज देन द डेवलपिंग कंट्रीज. पेरिस क्लाइमेट समिट का बेस ये है. पेरिस क्लाइमेट समिट कहता ही है कि भाई आप लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा किया तो कंपनसेट द developing countries. That is the scenario. Why we are not making such kind of arrangement into the society कि men should compensate the women because we had used their resources. Have you ever thought about it? कभी आपने सोचा था इसके बारे में? This is the level of argument we will be opening in the humanistic geography. And the examples which you will be using in your exam will be next level examples instead of the ordinary people. And that's why I'm saying, I hope आप भी अब थोड़ा थोड़ा कन्विंस होने लग गए होंगे कि it is very easy to get 100 marks out of 150. ठीक है ना. हम अगर 3 क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करेंगे ना, 50 50 50 150 विल मेक यू. ठीक है. I will give you hundreds of arguments. And these all are just studied from different university, different paper, different research paper, different published paper. अलग अलग पेपर से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास. उसको हम कोट करेंगे. क्योंकि देखो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ना, जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर आएगा, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल एक्चुअली आपसे ये चाहता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, इंस्टेड की जस्ट रट्टाफिकेशन, रॉट लर्निंग और बस आपने लिख दिया और बात खत्म हो गई. नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. उससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्लेन द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट एरियल डिफरेंशिएशन एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द ह्यूमन ज्योग्राफी. एरियल डिफरेंशिएशन तक हम कैसे पहुंचे? सीक्वेंशियल डेवलपमेंट को बता दीजिए आप कि हम कैसे एरियल डिफरेंशिएशन पे जा रहे हैं. Critically examine the significance of quantitative revolution and its influence in the development of geography. Culture is a dynamic concept. Elucidate with exam. Analyze the effect of globalization on the language. 2022 तक के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं. कोई भी क्वेश्चन आप देख लो. एंड वी हैड जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द सिलेबस एज ऑफ नाउ. हमने पढ़ा नहीं है अभी. बट इफ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल टुडे अबाउट आफ्टर रीडिंग दीज क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन एक ऐसा नहीं मैंने छोड़ा कोई भी, सारे क्वेश्चन मैंने 2022 तक के लगभग ले लिए. 2022 का एक आध बचाओ तो बचाओ, नहीं तो मैंने सारे लिए. 22 के, 23 के, 24 के, 25 के. ठीक है. जस्ट रीड द क्वेश्चंस. If after discussing just the syllabus and you feel comfortable about the question, then obviously after discussing the whole topic, how much comfortable you will be after practicing even the questions. Okay, you will be happy to see the paper. So ideally, what I just want to say, कि just concentrate and open up your mind
Geography is not limited to map, country, examples. That's all. No, it's about a healthy discussion. It's about evolutions. It's about something which is very, very relevant for the life of the mankind. ह्यूमन लाइफ के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास यहाँ ज्योग्राफी नजर आ रही है. ठीक है. देयर इज द एस्पेक्ट. बट आज मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जो है सिलेबस को दोबारा से ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव वाले सिलेबस को दोबारा से पढ़ोगे. जो नोट्स मैं अभी आपको दूंगा इसको भी वापस से रीड आउट करना. क्यों आया, क्या पर्पस था, कैसे प्रॉब्लम्स आई, क्या रिवोल्यूशन, ताकि एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड में रहे कि व्हेन वी विल स्टार्ट आवर क्लास, मतलब हम अपना पहला टॉपिक जब पढ़ेंगे, जब हम एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे, यू मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न हियर, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज. ठीक है. आई होप यू आर गेटिंग इट. प्लीज डू दैट. That's all for today. Thank you, thank you, thank you, thank you very much.